process communication via shared memory और मैसेज पासिंग। हाँ जी, किसी को याद है बेटा? जो भी प्रोसेसेस कम्युनिकेट करते हैं उनका मैकेनिज्म क्या था? या तो वो शेयर्ड मेमोरी से कम्युनिकेट करते हैं या फिर हमने देखा था कि वो किससे कम्युनिकेट करते हैं? मैसेज पासिंग से। तो हमने कहा था मोस्ट ऑफ द टाइम जब हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट मौजूद होगा तो हम वहां पर कौन सा वाया मैसेज पासिंग यूज करेंगे, और जहां पर हमारे पास शेयर्ड मेमोरी का कंसेप्ट भी आया था कि शेयर्ड मेमोरी जो है वो विद इन या ज्यादा अमाउंट ऑफ डाटा आपने पास करना हो तो हम वहां पर यूज करेंगे, जिसमें हमें कुछ प्रॉब्लम्स आए थे, सिंक्रोनाइजेशन एंड सच प्रॉब्लम्स जो कि हमने फेस किए थे। तो आज हमारा मेजर टॉपिक यही है कि अगर हमारे पास सिस्टम ही डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हाउ द मेमोरी विल बी शेयर्ड, या डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर्ड मेमोरी क्या होती है। शेयर्ड मेमोरी के अंदर हमारे पास जब भी चाहे प्रोसेसेस हो चाहे थ्रेड्स हो कम्युनिकेट करेंगे तो ये दो मकसद के लिए कम्युनिकेट करते हैं। एक जस्ट इंफॉर्मेशन लेने के लिए, और माइट भी पॉसिबल कुछ ऐसे प्रोसेसेस हो उस इंफॉर्मेशन को लें और लेने के बाद उसके ऊपर कोई प्रोसेस परफॉर्म करें या कोई टास्क परफॉर्म करें या कोई भी कंप्यूटेशन परफॉर्म करें या किसी भी तरह का प्रोसीजर अडॉप्ट करते हुए उसके अंदर कोई तब्दीली करें, और तब्दीली करने के बाद दोबारा उस डाटे को स्टोर करें। तो ये जो डाटा लिया जाएगा रीडिंग के लिए और दोबारा स्टोर किया जाएगा, ये पूरे का पूरा मैकेनिज्म रीडिंग एंड राइटिंग का ये किसी एक मेमोरी में जहां पर हो रहा होगा उसको हम कहेंगे शेयर्ड मेमोरी। अच्छा, यहां पे ये मीनिंग बिल्कुल ना लीजिएगा, अभी वक्ती तौर पर मैंने एक वर्ड बोल दिया कि जहां एक जगह पे हो रहा होगा शेयर्ड मेमोरी, कि वो सारे का सारा काम एक ही मेमोरी पे होगा। इट्स नॉट नेसेसरी ऑलवेज। मेमोरी आपके पास शेयर्ड भी हो सकती है, मल्टीपल पोजीशन पर भी हो सकती है। हमारे पास इस काम को करने के दो मेजर वेज हैं। एक तो हमारे पास बेस्ट वे ये है कि हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम इसकी सर्विसेज दे और ऑपरेटिंग सिस्टम के सिस्टम कॉल्स के जरिए हम तमाम प्रोसेसेस को मेमोरी शेयर करके और इनके दरमियान में कम्युनिकेशन का सबब बनाए। दूसरा बेटा, हमारे पास एक और मैकेनिज्म भी है कि आपका जो प्रोग्रामर है जब वो प्रोग्राम करे तो उस समय अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर एक ग्लोबल स्पेस बना दे या ग्लोबल मेमोरी एक्सेस बता दे या आपके पास ग्लोबल वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दे जो कि हर जगह पर इजीली एक्सेसिबल हो। अब ऐसे सिनेरियो में आपके पास खुद सारे तमाम की तमाम चीजें मैनेज करनी पड़ेंगी। क्या चीज? कि किसने कब मेमोरी को एक्सेस करना है, और अगर रीड होगी तो कब होगी, अगर राइट होगी तो कब होगी, अगर रीड पे पाबंदी लगानी है तो कब लगानी है, और राइट पे पाबंदी लगानी है तो कब लगानी है। तो छोटी सी एक स्क्रीन आपके लिए शेयर करूंगा। मैं कंसिडर कर रहा हूं कि हमारे पास एक मेरे पास मल्टीपल प्रोसेसिंग की अवेलेबिलिटी है। तो ये कोई एक प्रोसेसिंग डिवाइस है, ये कोई दूसरी है। एक पॉसिबिलिटी बेटा ये भी एग्जिस्ट करती है, मेरे पास ये तमाम के तमाम प्रोसेसर हैं और ये एक सिंगल मेमोरी के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। इसकी एग्जांपल भी मैं अभी कोट करता हूं कि कौन सी हो सकती है। लेट कंसीडर मेरे पास है बेटा मल्टीपल प्रोसेसर ऑन अ सिंगल मदरबोर्ड। मल्टीपल प्रोसेसर हैं, हर प्रोसेसर अपना अपना काम कर रहा है, हर प्रोसेसर अपनी फैसिलिटी आपको दे रहा है, जो भी उसकी सर्विसेज है वो प्रोवाइड कर रहा है। ये वाला सिस्टम वो तमाम के तमाम प्रोसेसर विद इन दिस सिस्टम है, इसको भी हम डिस्ट्रीब्यूटेड के तौर पर यूज कर सकते हैं। ऐसे सिनेरियो में हमारे पास कैशे हर किसी की लोकल होगी और एक आपने माइट भी पॉसिबल L1 कैशे, L2 कैशे और L3 कैशे के नेम सुने हुए हो। तो इनमें हमारे पास एक कैशे ऐसी होती है जो कि आपके पास सबके दरमियान में बेटा क्या होती है, कॉमन शेयर्ड होती है। तो ऐसे में ये जो मेमोरी है ये कंसेप्ट भी यहाँ पर शेयर्ड मेमोरी के सिनेरियो में आएगा। एक और आर्किटेक्चर भी हो सकता है कि ये सारे की सारी डिवाइसेस मुख्तलिफ पोजीशंस पे लगी हुई हैं और तमाम की तमाम डिवाइसेस वाया इंटरनेट कनेक्टेड हैं, और यहाँ पर मेरे पास कोई भी हब है, कोई भी एक चीज है या कोई स्विच है जो कि इनको आपस में कनेक्ट किए हुए है। तो ये भी कंसेप्ट हमारे पास शेयर्ड मेमोरी में आ सकता है। तो दूसरा वे बेटा क्या है कि आपके पास थ्रेड कम्युनिकेट करें थ्रू ग्लोबल मेमोरी इन प्रोसेस एड्रेस स्पेस। इसके लिए लाजम है कि जब वो प्रोग्रामर लिखेगा प्रोसेस की मेमोरी किस किस को शेयर्ड होगी, किस किस को नहीं होगी। थोड़ा सा आगे जाने से पहले मैं आपको एक ऑपरेटिंग सिस्टम की फंक्शनैलिटी बता देता हूं। ऑपरेटिंग सिस्टम की ये फंक्शनैलिटी है कि बेटा जब भी कभी
दो या दो से ज्यादा प्रोसेसेस के लिए वो मेमोरी स्पेस एलोकेट करता है, तो वो ये चीज अलाउ नहीं करता कि एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस की मेमोरी स्पेस में जाकर ऑपरेट कर सके। रिपीटिंग अगेन, जब भी आपके पास दो या दो से ज्यादा प्रोसेसेस आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम कभी भी अलाउ नहीं करता कि एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस की मेमोरी स्पेस में जाकर ऑपरेट कर सके। ऑपरेटिंग सिस्टम जो सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन वो इसी चीज की प्रोवाइड करता है कि हर प्रोसेस हर यूजर अपनी स्पेस के अंदर वर्किंग करेगा। यहां पर जब हम बात करते हैं कि थ्रेड कम्युनिकेट थ्रू ग्लोबल मेमोरी इन प्रोसेस एड्रेस स्पेस, तो यहाँ इससे ये मीनिंग होता है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम विल नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्योरिटी एंड ऑल अदर एस्पेक्ट्स। तो इससे ये जाहिर हुआ कि जब भी आपके पास प्रोग्रामर इसके लिए लिखेगा तो उसको उसके साथ बाकी तमाम के तमाम राइटर्स भी करने पड़ेंगे कि कौन कौन सी चीज कब कब कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। हमारे पास मैसिव पासिंग प्रोग्रामिंग के मॉडल्स में जो मैसिव पासिंग के पॉइंट ऑफ व्यू पर देखा जाए तो यहाँ पे शेयर्ड मेमोरी का कंसेप्ट नहीं आता। रीजन, जब आपके से किसी ने रिक्वेस्ट की, आपने उसका डाटा उसे दे दिया, ये चीज जो कहला रही है ये है मैसेज पासिंग। उसने कहा जी मुझे वेरिएबल एक्स का डाटा चाहिए, और उसे जब उसने रिक्वेस्ट की आपने उसे दे दिया, तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, उसकी वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। या यूं समझ लीजिए, यही आर्किटेक्चर मैं दोबारा ले रहा हूं जो अभी आपके साथ शेयर किया गया था। इसमें एक ये लोकेशन है जहां पर लेट्स से एक्स की वैल्यू पड़ी हुई है, इसके अपना कोई एक वेरिएबल है जिसके अंदर वाई की वैल्यू पड़ी हुई है। अब हुआ क्या कि मशीन ए मशीन बी से रिक्वेस्ट करती है कि मुझे आर से वाई की वैल्यू चाहिए, और बी क्या करती है, उसको वाया मैसेज पासिंग उसको वैल्यू उसकी दे देती है। अगर एक्स इसकी वैल्यू में तब्दीली करेगा तो करने के बाद सबसे पहले रिप्लाई बैक करेगा किसको, मशीन बी को, कहेगा कि मैंने वाई के अंदर ये तब्दीली की है, प्लीज इनकॉर्पोरेट इट। तो यहां पे तो कोई इश्यू नहीं है, ये ना शेयर्ड मेमोरी का कंसेप्ट है, ये तो है मैसेज पासिंग का। किसी ने मैसेज आपने सेंड कर दिया, उसको मैसेज रिसीव हो गया, उसने उस डाटा को यूज किया, और उसके बाद अगर उसके अंदर उसने मैनिपुलेट किया और आपको वापस बता दिया, इट्स नॉट द बिग डील। प्रॉब्लम कहां पे आता है कि जहां पर आपके पास मेमोरी शेयर होती है और कोई भी लुक आफ्टर करने वाला नहीं होता कि इस मेमोरी को कौन देख रहा है। ऐसे के लिए हमारे पास बेटा जो सपोर्ट्स अवेलेबल है वो है एमपीआई की, और इसके अलावा आप ऑपरेटिंग सिस्टम में और भी बहुत से पढ़ चुके हैं, रिमोट मेथड इन्वोकेशन आरएमआई, आरपीसी रिमोट प्रोसीजर कॉल्स, जो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर वगैरह के लिए यूज होता है। आरपीसी रिमोट प्रोसीजर कॉल्स, और बेटा आपके पास आरएमआई रिमोट मेथड इन्वोकेशन, ये डिफरेंट वे हैं। आप सॉकेट प्रोग्रामिंग भी आप क्या कर सकते हैं, या पोर्ट प्रोग्रामिंग भी आप कह सकते हैं कि इनके जरिए भी आप मैसेज पासिंग आसानी से कर सकते हैं। और आपकी बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन है जो कि मैसेज पासिंग को यूज कर रही है, जिनमें से आपके ज्यादातर चैट रूम्स वगैरह है। अब इसका अल्टरनेट क्या है, इसका अल्टरनेट एक और भी है जो कि शेयर मेमोरी का है मैसेज पासिंग का। वो क्या है कि आपके पास सॉफ्टवेयर क्या करता है, यूजर्स को अलाउ करता है कि वो कॉमन स्पेस पर तमाम डाटा रीड एंड राइट कर सकें। ये इसी तरीके से फीलिंग आती है जैसे आपके पास वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी क्या है, हमारे पास बहुत से लोगों ने देखा होगा समटाइम उनकी सी ड्राइव के अंदर ज्यादा स्पेस आ जाए या ज्यादा सी ड्राइव के अंदर डाटा स्टोर कर लें, तो आपके पास लो डिस्क स्पेस का एरर आता है। इवन दो कि आपके पास 1 GB या 2 GB मेमोरी अभी बाकी पड़ी हुई होती है, और लो डिस्क स्पेस का एरर आ जाता है, और इससे ज्यादा मेमोरी आप उसकी यूटिलाइज कर सकते हैं। हाँ जी, किसी को ये फेस करना पड़ा बेटा आज तक? ऐसा बिल्कुल होता है ऐसे। अच्छा, ये रीजन क्या होती है बेटा इसके बैकएंड पे? सर बैक में जब मेमोरी फुल हो जाएगी तो लाइक रैम भी हमारी फुल हो गई है, हार्ड ड्राइव भी फुल हो गई है। तो बेटा सी ड्राइव में मेरे पास अप्रोक्सीमेटली समटाइम ऐसा होता है कि 2 GB डाटा पड़ा हुआ होता है, यानी कि कैपेसिटी पड़ी होती है, लेकिन वो शो भी करवा रहा होता है 2 GB रिमेनिंग है, लेकिन मैं अगर 1 GB की भी फाइल रखना चाहता हूँ तो वो नहीं रखने देता। रीजन क्या हो सकती है सर? मे बी वो टेम्परेरी फाइल्स जो करती हैं स्पेस। ओके, इसके अलावा? नो सर, इसके अलावा तो सर सिस्टम को भी कुछ मेमोरी चाहिए होती है प्रोसेसेस के लिए। ओके सर, इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा कि बेसिकली होता सर ऐसा है कि जब हम कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट के लिए प्रोसेसर को देते हैं और उसको मेन मेमोरी में उसमें लोड होना होता है, तो समटाइम फॉर एग्जांपल हमने कुछ 1 GB का प्रोग्राम लोड करना है, तो वो हमारी रैम जो है वो लाजमी 1 GB की ही होगी।
तो अगर कम की रैम है तो जितना वो वर्किंग पार्ट है वो रैम में रख लेगा, बाकी उठा के वो सी में रख देगा। तो वो पेज फॉल्ट के जरिए वहां से दोबारा सर्च करके इतने पेजेस को जितना जरूरत होंगे स्टोर करके वो लेके आएंगे मेन मेमोरी में। थोड़ा सा ज्यादा बोल गए, इतना मुझे नहीं चाहिए था। ठीक है, बहरहाल गुड ओवरऑल। असल में बेटा ये है कि हमारे पास सम टाइम कोई प्रोसेस जो कि रैम में आना है वो बहुत बड़ा है और उसके लिए अवेलेबल रैम के अंदर कैपेसिटी इतनी ज्यादा नहीं है, तो हम बैकिंग स्टोर के तौर पर एक हार्ड डिस्क का पोर्शन यूज करते हैं। दैट इज नॉट एग्जैक्टली द रैम, इट्स बिहेव लाइक अ रैम। असल में हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि जितनी जरूरत है रैम के अंदर उतने नंबर ऑफ पेजेस हम लोड कर देते हैं, या उतने हम कह लें पेजेस, आई डोंट नो कि तमाम की तमाम क्लास को या यानी कि ए एंड बी, मुझे नहीं पता कि आपको अभी तक ये कंसेप्ट है कि नहीं है, वर्चुअल मेमोरी या इस तरह के आपने पढ़े हुए कि नहीं पढ़े हुए। एनीवे, मैं कंसीडर यही कर रहा हूं कि आपने कुछ ना कुछ पढ़ा हुआ है। अगर आपके पास किसी पेज की जरूरत है और वो आपके पास रैम में मौजूद नहीं है, वो बेटा रिक्वेस्ट करेगा किससे, वर्चुअल मेमोरी से, और उसे लाकर आपको रैम में प्रोवाइड कर देगा। यही कंसेप्ट, मैं ये नहीं कह सकता 100% यही कंसेप्ट, लेकिन इन समहाउ यही वे यूज किया जाता है डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी में। हो क्या रहा है, हो ये रहा है आपके पास, हमारे पास ये भी मुमकिन है क्योंकि आप सिस्टम आपके पास भी है, मेरे पास भी है, कि 2-4 और लोग भी बैठे हुए जिनके पास सिस्टम है, जिनको डिस्ट्रीब्यूटेड मैंने कनेक्ट करना है और एप्लीकेशन जो रन हो रही है वो तो इन तमाम कंप्यूटर्स पे रन हो रही है, और हर एक प्रोसेसर एक डाटा प्रोड्यूस कर रहा है। अब जो डाटा प्रोड्यूस हो रहा है, ये फॉर एग्जांपल ABCD, ये सारे के सारे मेरे पास मौजूद हैं, ये सारे डाटा प्रोड्यूस कर रहे हैं। प्रॉब्लम कहां पे आता है, प्रॉब्लम यहां पे आता है कि जब हम मेरे पास ए को रिक्वायर्ड ऐसा डाटा हो जो कि सी ने प्रोड्यूस किया हो। यह माइट भी पॉसिबल कि मेरे पास ये नीचे एक जो डिवाइस पड़ी हुई है, मैं इसे कह देता हूं ये इन तीनों के या चारों के दरमियान में एक कॉमन डिवाइस है जो कि इन तमाम को डाटा डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, डाटा ले रही है। ये भी आर्किटेक्चर डिफरेंट हो सकते हैं, इसमें आपके पास सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक दोनों तरह के मैकेनिज्म अडॉप्ट किए जा सकते हैं, जिसके अंदर सिमेट्रिक में कहेंगे कि मास्टर स्लेव कंसेप्ट आ जाता है और एसिमेट्रिक के अंदर मास्टर स्लेव का कंसेप्ट नहीं आएगा। सिमेट्रिक से ये मीनिंग है तमाम इक्वल हैं। एसिमेट्रिक में मैंने कहा कि मास्टर स्लेव का एक का काम होगा जो कि बाकी तमाम को वर्कलोड डिस्ट्रीब्यूट करे, मेमोरी शेयर करे, ये तमाम टास्क परफॉर्म करे। लेकिन जब ए ने एक डाटा प्रोड्यूस किया जो कि सी को या डी को चाहिए, या डी या सी या बी में से किसी ने डाटा प्रोड्यूस किया जो कि ए को चाहिए, ऐसे सिनेरियो में हमारे पास क्या होगा कि सबसे पहले उसे ये देखना पड़ेगा कि उसके पास अगर वो डाटा मौजूद नहीं है, या तो वो इससे रिक्वेस्ट करेगा बी से, विच इज मैसेज पासिंग। तो मैसेज पास नहीं करना तो उसे कहाँ आना पड़ेगा, उसको मेमोरी के पास आना पड़ेगा जो कि कॉमन शेयर्ड मेमोरी तमाम के दरमियान में रखी गई है। अगर वहां पे डाटा अप टू डेट मिल जाता है तो ये वहीं से उसे लेकर यूटिलाइज कर लेगा। ये यूं ही बैकिंग स्टोर के तौर पर आप तस्वर कर लें कि बैकिंग स्टोर पर एक जगह मौजूद है जहां पे आपकी सारी की सारी मेमोरी जाकर स्टोर हो रही है और वहीं से लेकर दोबारा एक्सेस की जा रही है। इज इट क्लियर? यस सर। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हमें कैसे पता चलेगा ये डाटा यहाँ पे मौजूद है या नहीं है। सिमिलरली जिस तरीके से हमारे पास पेज टेबल्स को मैनेज किया जा रहा होता है कि पेज टेबल के ऊपर लिखा होता है कि ये वाला बेटा, आप लोगों को पेज टेबल का तमाम को कंसेप्ट है। अच्छा, आसान यूं कर देता हूं कि आपके पास बेटा रैम के अंदर जो भी प्रोसेस लोड होता है तो उसके साथ साथ एक मेंटेन टेबल होता है, उस टेबल को हम पेज टेबल कहते हैं। कौन कौन से प्रोसेस रैम में आ गए और कौन कौन से प्रोसेस रैम में नहीं है, तो इससे हमें पता चल जाता है कि एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो जब भी आपके पास रिक्वेस्ट आती है, एक ऐसी रिक्वेस्ट जो कि ऐसे पेज टेबल पेज की आ गई जो कि पेज टेबल कहता है कि आपकी रैम में मौजूद नहीं है, इससे ये मीनिंग हुआ कि ये किसी दूसरी जगह पर मौजूद है, रिमोट लोकेशन पर मौजूद है। तो जब रिमोट मेमोरी का रेफरेंस आ जाएगा तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, हम इसे ऐसे ही तस्वर करेंगे कि पेज फॉल्ट ओकर हो गया, और वर्चुअल मेमोरी से जैसे हम रिक्वेस्ट करके पेज को लेकर आते हैं, सिमिलरली हम ये तस्वर करेंगे ये हम वर्चुअल की बजाय रिमोट मेमोरी से रिक्वेस्ट करेंगे और वहां से इस पेज को लाकर लोड करके देंगे। कुछ और चीजें जैसे नीचे एक एग्जांपल कोड की गई है, it is possible to write the statement x is equal to y and z, y plus z, sorry, and have it to execute correctly even though x, y and z are stored at separate computer. Similarly, अगर आप यहाँ पर गौर करें, ये x यहाँ पर है, y यहाँ पर है, और मैं z को यहाँ पर स्टोर करवा देता हूँ। z मेरे पास ये इस c कंप्यूटर पर मौजूद है। अब हो क्या रहा है,
जी के पास रिजल्ट आना है एक्स और वाई को, या वाई और जी को दोनों को जमा करके मेरे पास जो रिजल्ट प्रोड्यूस हो रहा है वो यहाँ पर आ रहा है। एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस जी। वाई और जी को जो सम अप करके मेरे पास रिजल्ट आ रहे हैं वो बेटा आपके पास एक्स में आ रहा है। इसका मतलब यह है कि मेरे पास कंसीडर करता हूं कि मैं इसे परफॉर्म कर रहा हूं ए कंप्यूटर पर। तो ए कंप्यूटर पहले क्या करेगा, यहां से शेयर्ड मेमोरी से रिक्वेस्ट करेगा, अगर इसके पास वाई की वैल्यू नहीं होगी, वाई एंड जी की वैल्यू रिक्वेस्ट करेगा और ये वैल्यू यहां से लेकर एक्स का रिजल्ट कैलकुलेट करके देगा। लेट्स कंसीडर यही काम बी पर हो रहा होता। तो इस सिनेरियो में, ए के सिनेरियो में तो सिर्फ और सिर्फ वाई और जी की वैल्यू रीड की जा रही है, ये कोई इशू नहीं था। लेकिन हम कंसीडर करते हैं यही काम बी या सी पर हो रहा होता। अगर बी पर हो रहा होता तो जी की वैल्यू मैं रीड कर रहा हूं, नो इशू। अच्छा, रीड का मतलब आप लोग समझते हैं, ये रीड का मीनिंग क्या है? यस सर। अच्छा बेटा, ये रीड का मीनिंग क्या होता है? सर ये होता है कि हमने मेमोरी को रीड करना है। नहीं, रीड का मीनिंग क्या होता है बेटा? रीड तो करना है, लेकिन रीड का मीनिंग क्या होता है? सर पढ़ना, सर पहले फैच करना है सर मेमोरी से। डाटा सिर्फ हमने लेना है और इसके अंदर हमने मैनिपुलेट नहीं करना। रीड से ये मीनिंग है कि इसके अंदर तब्दीली नहीं करनी। ओके, अब डाटा रीड करने के बारे में तो कोई इशू नहीं है, लेकिन इशू कहां पे आता है? जहां पे डाटा राइट करना पड़ जाए या मैनिपुलेट करना पड़ जाए। ओके, कैसे? अगर मेरे पास वाई भी है, जी भी है और इन दोनों से मैंने डाटा क्या किया, रीड कर लिया है और एक्स के अंदर राइट कर दिया और मैं ए पर ही बैठा हूं, तो इट्स नॉट द बिग डील। एक्स इसका लोकल वेरिएबल है, लेकिन पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है ए भी काम कर रहा हो, बी भी कर रहा हो, सी भी कर रहा हो, और बी ने ली वैल्यू एक्स की पुरानी वैल्यू क्या कर दी, अपडेट कर दिया एट अ टाइम ऑफ टी नॉट, और एट अ टाइम ऑफ टी नॉट उसने अपडेट कर दिया और वापस इसने बैक इसे ए को नहीं बताया। लेकिन ए तो अपनी कंप्यूटेशन कर रहा था, उसने एक्स की वैल्यू को लेकर जब यूटिलाइज करना चाहा तो जो अपडेट हुई थी लास्ट एट टाइम टी नॉट, वो तो इसे नहीं मिल पाई, या ये इसे अपडेट नहीं करता। तो ऐसे सिनेरियो में हमेशा कम्युनिकेशन का गैप रह जाएगा कि एक ने वैल्यू अपडेट कर दी और दूसरे वैल्यू अपडेट नहीं की। इन तमाम इश्यूज को भी आज हम इंशाल्लाह देखेंगे। सिमिलरली अगर सी देखें, रीड कर रहा है तो रीडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू पर देयर इज नो इशू। लेकिन अगर आपके पास राइट का सिनेरियो आता है, देन देयर मस्ट बी सम कंसिडरेशंस। क्या रीड आफ्टर राइट है, क्या राइट आफ्टर रीड है, क्या राइट आफ्टर राइट है, क्या ये कौन सा ऐसा मैकेनिज्म आएगा जिसको हमने फॉलो करना है? या माइट बी पॉसिबल कि जिसने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेस है, जिसने पहले रीड कर लिया उसी की वही पुरानी वैल्यू चलेगी, या टाइम स्टैम्प बेस है। टाइम स्टैम्प बेस मींस कि टी नॉट टाइम पर इसका राइट हुआ और अगर T1 पे कोई इसे रीड करना चाहता है तो इसे पुरानी वैल्यू ना मिले, इसे लेटेस्ट वैल्यू मिले। हाउ ऑल दीज थिंग्स विल बी हैंडल्ड वी विल सून सी इंशाल्लाह सून। डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर्ड मेमोरी सिस्टम का मेन पर्पस क्या है? क्या डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर्ड मेमोरी आ जाए तो हमारे पास मैसेज पासिंग बिल्कुल खत्म हो जाती है? बेटा ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है। बाद एप्लीकेशंस ऐसी होती हैं जिनके अंदर दोनों के दोनों यूज होते हैं, और बाद ऐसी हैं जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मैसेज पासिंग यूज हो रही होती है, डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर्ड मेमोरी यूज नहीं हो रही होती, और बाद ऐसी भी हैं जिनके अंदर ये दोनों में स्पेसिस यूज हो रही होती। तो हमारे पास जितने भी सॉफ्टवेयर बेस्ड डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर्ड मेमोरी है, ये हमेशा अपोज करती है हार्डवेयर को, क्योंकि हार्डवेयर शेयर नहीं हो सकता। हार्डवेयर तो बेटा जो जिसके साथ लगा हुआ उसी के साथ है। इसने हमें ऐसा फील कराना होता है कि इट्स लाइक अ शेयर्ड। हम एक ही रूम में बैठे हुए और एक ही रूम में बैठकर तमाम की तमाम बातें एक दूसरे के साथ कर रहे हैं। राइट नाउ जैसे कि हम मीटिंग गूगल मीट पर कर रहे हैं, तमाम को ऐसा फील हो रहा है कि वो जैसे हम एक दूसरे के सामने ही बैठे हुए हैं। अगर हम कैमराज ऑन कर लें तो हम एक दूसरे को विजिबल भी हो जाए। ये सबसे पहले IVY सिस्टम्स के नाम पर लाय ने 1986 के अंदर प्रपोज किया था। इसको हम देखते हैं कि ये कैसे काम करता है और कैसे काम नहीं करता। कोई भी एप्लीकेशन है जब वो एक एड्रेस जनरेट करेगी तो सबसे पहले आपके पास जो मेमोरी मैनेजमेंट मैनेजर है वो सबसे पहले देखेगा क्या आपके लोकल सिस्टम पर मौजूद है। ये एक सॉफ्टवेयर ही है, ये देखेगा कि आपके सिस्टम पर मौजूद है। अगर आपके सिस्टम पर मौजूद है तो उसी को उसी टाइम प्रोवाइड कर देगा। अगर आपके सिस्टम पर मौजूद नहीं है तो जो मेन मैनेजर होगा ये उससे रिक्वेस्ट करेगा कि दिस इज नॉट अवेलेबल एट माय एंड, आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू प्रोवाइड फ्रॉम एनी अदर मशीन, रिमोट एरिया से कोई मशीन है उससे मुझे ये लेकर दे। तो ये जो फिर एड्रेस है ये बेटा खुद ब खुद मूव कर दिया जाएगा किसकी जानिब,
एड्रेस मूव कर दिया जाएगा। जो आपके पास मेन मैनेजर होगा और वो क्या करेगा, किसी भी लोकेशन से डाटा लेगा और डाटा मूव करके लोकल मशीन पर प्रोवाइड कर देगा। तो ये सिमिलर टू योर वर्चुअल मेमोरी है कि जैसे वर्चुअल मेमोरी के अंदर के सिनेरियो में था कि आपके पास रैम के अंदर डाटा मौजूद नहीं है, तो वो वर्चुअल मेमोरी से रिक्वेस्ट जाती थी कि ये एड्रेस मेरे पास मौजूद नहीं है, उसी एड्रेस से डाटा फैच होकर मेमोरी के अंदर असाइन हो जाता था। तो बेटा यही बात हमने पहले भी डिस्कस की कि डीएसएम कैन बी इम्प्लीमेंटेड एट ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल, या फिर हम प्रोग्रामर के जरिए, किसी लाइब्रेरी के जरिए, या किसी प्रोग्रामिंग इंटरफेस के जरिए, या आर्किटेक्चर के जरिए हम इसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब हम किसी प्रोग्रामिंग इंटरफेस को या प्रोग्रामर के जरिए करेंगे तो ऐसे सिनेरियो में हमारे पास एक मिडल लेवल न्यू लेयर इंट्रोड्यूस हो जाएगी, जो कि इन दोनों के दरमियान में कम्युनिकेशन कराने का सबब बनेगी। मीन्स ये एक ऐसी लेयर होगी जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम से ऊपर मौजूद होगी। इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरीके से दे सकता हूं। लेट्स से ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम ये फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर रहा कि आपके पास डिस्ट्रीब्यूटेड, तो हमें प्रोग्रामिंग के तौर पर कोई लाइब्रेरीज वगैरह इंक्लूड करनी पड़ेंगी जो कि प्रोग्रामर को सपोर्ट देंगी, तो वो एज अ मिडलवेयर काम करेगी, मिडलवेयर के तौर पर काम करेगी। और इसके ऊपर आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम आ जाएगा। अब आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज मिडवेयर ले रही होगी, मिडलवेयर, और एज वेल एज ये एप्लीकेशन को सर्विसेज दे रही होगी, और मिडलवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इनकॉर्पोरेट करते हुए डिस्ट्रीब्यूटेड डीएमएस को भी इंप्लीमेंट कर रही होगी। एडवांटेजेस डाटा शेयरिंग प्रोसेसेस के दरमियान में, हालांकि आपके डिफरेंट जो प्रोसेसर्स हैं या प्रोसेसेस हैं वो डिफरेंट लोकेशंस पर रिमोटली अवेलेबल हैं और उनके दरमियान में डाटा शेयर हो रहा है। इसके अलावा कुछ हद तक ये आपके पास डाटा कह लें कि आपके पास शेयरिंग की वजह से स्पीड अप भी हो सकता है, लेकिन मैं इस सिनेरियो से इतना ज्यादा खुद कह लें कि इसे वोट नहीं देता कि ये इस कदर ज्यादा बेनिफिशियल है। माइट भी पॉसिबल कि जो आपके पास इंटरनेट कनेक्टेड है या आपके पास जो अवेलेबल नेटवर्क रिसोर्सेज हैं वो बहुत ज्यादा स्लोअर हो, या वहां पर कंजेस्शन बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाए, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस हमेशा एक फैक्टर रहा है कि आप जब भी कभी डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटेशन में जाते हैं तो आपके पास क्या वाकई ही हमारे पास नेटवर्क की वजह से परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है कि डिक्रीज होती है। इट्स टोटली डिपेंड अपॉन अंडरलाइंग आर्किटेक्चर ऑफ योर नेटवर्क। अगर आपका पॉसिबली, यहाँ पे भी वाज़ेह अल्फाज में लिखा है, कैन पॉसिबली इंप्रूव द परफॉर्मेंस बाय स्पीडिंग अप द डाटा सेट्स। एडवांटेजेस, हाइड मैसेज फ्रॉम एप्लीकेशन, एप्लीकेशन को कोई पता नहीं बैकएंड पे कैसे वर्किंग हो रही है। दूसरा बड़ा बेनिफिट, जहां पर बेनिफिट है ये इसका ड्रॉबैक भी है, डाटा लार्ज ब्लॉक्स में शेयर हो जाता है। ड्रॉबैक क्या हो सकता है ये? हाँ जी, कोई इसका ड्रॉबैक बताएगा? जी बेटा, ड्रॉबैक बताइएगा प्लीज। सर सिक्योरिटी का इशू होगा कि जो डाटा हमें शेयर नहीं करना चाहिए तो वो भी शेयर हो जाए। गुड, कोई और? बिल्कुल सही है। ये फॉर एग्जांपल ब्लॉक आप शेयर करते हैं तो आपके पास ऐसा भी डाटा शेयर हो जाएगा जो कि आपके पास शेयर नहीं होना चाहिए था। इसकी बजाय फिर अल्टरनेट क्या होना चाहिए? हाँ जी 39 बेटा बताइएगा कि इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए? तो डाटा फिर स्मॉल पैकेट्स में की फॉर्म में शेयर करना चाहिए, ये हो सकता है। बेटा स्मॉल पैकेट्स का फिर साइज क्या होना चाहिए? अगेन आ डिबेटेबल, कि ये हमारे पास फिर एक डिबेटेबल है, हम इसको किस तरीके से टैकल कर सकते हैं। बेस्ट वे कि आप ऑब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू पर डाटा शेयर करें जिसके अंदर आपके पास इनकैप्सुलेशन प्रॉपर की गई हो और आपके पास डाटा हेडिंग की टेक्निक्स प्रॉपर अप्लाई की गई हो। मीन्स टू से कि अगर आपके पास कोई प्राइवेट मेंबर है वो शेयर नहीं करने तो वो नॉन शेयरेबल रहे, और जो आपके पास पब्लिक मेंबर है वो शेयर्ड हो जाए, या प्रोटेक्टेड मेंबर और कोई भी क्लास इसे यूज कर रही है एज इनहेरिटेंस तो वो इसे यूज कर सके, या आपके पास कोई और आर्किटेक्चर अवेलेबल है जो कि आपके पास मौजूद हो, आप उसके जरिए डाटा शेयर करें। तो बेस्ट वे, वन ऑफ द बेस्ट वे इज कि आपके पास बेटा क्या है, उसके ऊपर कुछ राइट्स लगाए जाएं। राइट्स दो वे से, अगर आप फाइल शेयर कर रहे हैं आप उसे कह देंगे रीड ओनली फाइल है, देन देयर इज नो नीड टू वरी अबाउट इट। आप उससे कह सकते हैं कि ये राइट ओनली फाइल है तो ये राइट कर लें, तो ये राइट ओनली फाइल है। ये एडवांटेजेस आप पढ़िए, इससे आगे हम कंटिन्यू करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज आएंगे कुछ, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हाउ वी कैन लोकेट कि ये रिमोट डाटा पड़ा है तो कौन सी रिमोट लोकेशन पे पड़ा है। वन ऑफ द वर्स्ट इशू कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास मल्टीपल साइट्स पर मल्टीपल, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि मेरे इस टाइम शाम में लैब बिल्कुल फ्री है और मैंने सेटअप ऐसा कर दिया, इसके रिसोर्सेज शेयर कर रहा हूँ, और माइट भी पॉसिबल मैंने मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के साथ इंटर को रिलेटेड लिंक्स क्रिएट किए हुए,
और उन तमाम का हमारे आपस में एक लैब बनी हुई हो और उधर से डाटा तमाम लोकेशन से डाटा लेकर हम एक ही लोकेशन पे लेकर आ रहे हैं और वहीं से ही हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो हमारे पास वन ऑफ द बिगेस्ट इशू, कौन सा डाटा कौन सी लोकेशन पर कब पड़ा था, क्या ये लेटेस्ट है, क्या ये लेटेस्ट नहीं है, प्रोटोकॉल ओवरहेड, ट्रांसमिशन डिले आएगा। वन ऑफ द अदर इशू कंकरेंट एक्सेस। कंकरेंट एक्सेस किसे कहते हैं बेटा? एक ही वक्त में मल्टीपल नोड्स का डाटा को एक्सेस करना। ओके, एक्सेस कर लेने में कोई इशू नहीं है, रीड करने में कोई इशू नहीं है, लेकिन वो सारे के सारे उसे राइट या उनमें से कोई एक राइट करता है, उनमें से कोई एक राइट करता है, फिर इशू क्रिएट होगा। या यूं कह लीजिए तमाम ने एक ही वक्त में रीड किया, लेट से ABCD जो हमने कंप्यूटर्स बनाए थे, तमाम ने डाटा एक ही वक्त में रीड किया। तमाम पर डाटा जो था वो लेट से वो था सैंपल डाटा कोई भी था, वो सैंपल डाटा तमाम के पास कॉपी में मौजूद है कैशे मेमोरी में। अब इनमें से एक ही से अपडेट कर देता है, तो क्या बाकी तमाम को पता चला? या डिस्ट्रीब्यूटेड आपके पास जो है फाइल सिस्टम, उसने क्या किया, उसकी कैशे के अंदर आ गया। अब कैसे पता चलेगा किसने अपडेट किया? और अगर आप वो अपडेट किया वो राइट बैक नहीं होता, या राइट बैक होना है या राइट थ्रो होना है, इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी यूज होनी है? राइट बैक के सिनेरियो में कैसे ये टैकल होगा, या राइट थ्रू के सिनेरियो में कैसे स्ट्रक्चर क्या होगा? क्या ये बिल्कुल आपके पास वर्चुअल मशीन की तरह रिजेम्बलेंस होनी चाहिए, या जो मैंने आपको कहा था कि अल्टरनेट क्या है कि आपके पास वर्चुअल मशीन ही का वर्चुअल मेमोरी की तरह होना चाहिए, या फिर ये आपके पास शेयर्ड ऑब्जेक्ट्स के सिनेरियो में होना चाहिए, जो मैंने कहा था उसका ड्रॉबैक और यहाँ पर हमारे पास बेनिफिट भी बन सकता है। एक और प्रॉब्लम ग्रैनुलैरिटी क्या होता है कि डाटे का साइज किस कदर शेयर्ड होना चाहिए। क्या बहुत कम शेयर करें, हो सकता है फिर उसकी वजह से कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा हो जाए। बहुत ज्यादा डाटा शेयर करें, हो सकता है कि सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज कर जाए। ऑल दीज थिंग्स आर डिबेटेबल। तो हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में इन तमाम चीजों को देखेंगे।